नमस्कार। आज हम एंग्लो सिख युद्धों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो 1845 से 1849 के बीच हुए थे। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराजा रणजीत सिंह का इतना मजबूत सिख साम्राज्य कैसे और क्यों ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल, और इसकी पृष्ठभूमि देखना बहुत जरूरी है। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने न सिर्फ पंजाब को जोड़ा, बल्कि एक बहुत ही क्या कहते हैं, शक्तिशाली खालसा सेना खड़ी की। हाँ, उनकी सेना तो बहुत मशहूर थी। जी हाँ, और उनकी कूटनीति भी कमाल की थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी एक तरह का संतुलन बनाए रखा था काफी समय तक। लेकिन फिर 1839 में उनकी मृत्यु हो गई और स्रोत बताते हैं कि इसके बाद लाहौर दरबार में सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गई। हाँ, यही मुख्य समस्या शुरू हुई, अस्थिरता आ गई। कई दावेदार सामने आ गए और मतलब पूरा माहौल राजनीतिक रूप से गड़बड़ा गया। तो क्या इसी अंदरूनी कलह का फायदा अंग्रेजों ने उठाया? उनकी नजर तो पंजाब पर पहले से थी, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। रणजीत सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो उतने सक्षम नहीं थे, दरबार में गुट बन गए और खालसा सेना वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी और शायद दरबार के नियंत्रण से भी थोड़ी बाहर हो रही थी। अच्छा। और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सिंध और अफगानिस्तान के अनुभवों के बाद पंजाब को बहुत अहम मान रही थी, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी और विस्तार के लिए भी। तो उन्हें पंजाब की ये अस्थिरता एक मौके की तरह लगी होगी। हाँ, खतरा भी और मौका भी। इसी पृष्ठभूमि में टकराव की स्थिति बनी। तो चलिए पहले एंग्लो सिख युद्ध पर आते हैं। 1845-46 दिसंबर 1845 में शुरू हुआ ये। जी, इसके तात्कालिक कारण तो कई थे। कुछ कहते हैं कि सिख सेनापति और दरबारी शायद युद्ध के बहाने सेना पर काबू पाना चाहते थे या अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। और अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिशों की जो सतलुज नदी के पास सैन्य मौजूदगी बढ़ रही थी, उससे भी सिखों में गुस्सा था, वो भी एक वजह बनी। फिर दिसंबर 1845 में जब सिख सेना ने सतलुज नदी पार की, अच्छा, तो अंग्रेजों ने इसे हमला माना और बस युद्ध शुरू हो गया। और इसमें जो लड़ाइयाँ हुईं, मुदकी, फिरोज शाह, बद्दवाल, अलीवाल, सबराओं, इनका जिक्र है। क्या ये बहुत भीषण थीं? हाँ, काफी। मुदकी और खासकर फिरोज शाह जो दिसंबर 45 में हुई, उनमें अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिरोज शाह में तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। अच्छा। लेकिन आखिरकार वो जीत गए। पर इससे ये पता चलता है कि खालसा सेना कितनी बहादुरी से लड़ी। फिर अलीवाल जनवरी 46 में, वहां ब्रिटिशों को बढ़त मिली, और सबराओं फरवरी 46 की लड़ाई वो निर्णायक साबित हुई। निर्णायक मतलब उसमें सिख सेना की बहुत बुरी हार हुई। कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि शायद नेतृत्व के अंदर कुछ गद्दारी भी हुई। ओहो। और इसका नतीजा फिर लाहौर की संधि हुई मार्च 1846 में। हाँ, लाहौर की संधि, और ये सिखों के लिए बहुत अपमानजनक और कठोर थी। क्या शर्तें थी इसमें? उन्हें जालंधर दुआब सतलुज और ब्यास के बीच का इलाका वो अंग्रेजों को देना पड़ा। बहुत भारी हर्जाना देना पड़ा। सेना की गिनती भी बहुत कम कर दी गई। और कश्मीर का क्या हुआ? कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया गया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। तो कुल मिलाकर सिख साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया इस संधि से। लेकिन ये शांति भी लगता है ज्यादा टिकी नहीं। 1846 से 48 के बीच फिर कुछ हुआ। एक भैरोवाल की संधि का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेज लाहौर संधि से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दिसंबर 1846 में एक और संधि की, भैरोवाल की संधि। इसमें क्या था? इसके तहत जो युवा महाराजा दलीप सिंह थे, उनके वयस्क होने तक पंजाब का पूरा प्रशासन चलाने के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, हेनरी लॉरेंस। यानी असल में अंग्रेजों का ही राज हो गया। बिल्कुल, एक तरह से ब्रिटिश नियंत्रण ही स्थापित हो गया। इस रेजिडेंट के पास तो सिख दरबार के फैसलों को वीटो करने तक का अधिकार था। इससे तो सिखों में बहुत नाराजगी फैली होगी। जाहिर है, बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। उन्हें लगा कि उनका राज तो पूरी तरह छिन गया है। तो क्या मुल्तान के गवर्नर दीवान मूल राज का विद्रोह जो अप्रैल 1848 में हुआ, वो इसी असंतोष का नतीजा था? हाँ बिल्कुल, वो एक चिंगारी साबित हुआ। मूल राज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जब उसे हटाने की कोशिश हुई, तो उसने विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह देखते देखते पूरे पंजाब में फैल गया। और यहीं से दूसरा एंग्लो सिख युद्ध शुरू हुआ, 1848-49। जी, ये अब सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह नहीं रहा,
बल्कि सिख आज़ादी को बचाने की एक तरह की आखिरी लड़ाई बन गया। इस दूसरे युद्ध में कौन सी लड़ाइयां अहम थी? रामनगर, चिलियावाला? हाँ, रामनगर हुई नवंबर 48 में, वो तो अनिर्णायक रही, लेकिन चिल्लियावाला जनवरी 49, वो एक बहुत ही खूनी लड़ाई थी। खूनी? हाँ, सिखों ने इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि ब्रिटिश सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ। एक वक्त तो लगा कि अंग्रेज हार जाएंगे। इस लड़ाई की खबर ने तो ब्रिटेन तक में हड़कंप मचा दिया था। पर नतीजा क्या निकला चिलियावाला का? नतीजा कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा। मतलब सिखों ने बहुत बहादुरी दिखाई, पर वो निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए। तो फिर निर्णायक मोड़ कब और कहां आया? वो आया गुजरात की लड़ाई में, फरवरी 1849। इसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं। अच्छा, तोपों की लड़ाई। हाँ, इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी से आए थे। खासकर उनका तोपखाना बहुत मजबूत था और उन्होंने सिख सेना को बुरी तरह हरा दिया। ये ब्रिटिशों की निर्णायक जीत थी। और इसी के साथ दूसरे युद्ध का अंत हो गया। जी हाँ। और फिर अंततः मार्च 1849 में पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी ने इसे किया। हाँ, 29 मार्च 1849 पंजाब को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। सिख साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। महाराजा दलीप सिंह का क्या हुआ? उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और मशहूर कोहिनूर हीरा भी महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तो पंजाब के विलय के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर काबिज हो गया। सही कहा, रणनीतिक रूप से ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि रणजीत सिंह ने जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था, वो इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? क्या स्रोत सिख सैनिकों की बहादुरी पर कुछ कहते हैं? हाँ, लगभग सभी स्रोत ये मानते हैं कि भले ही नेतृत्व में कमजोरियां थीं या अंदरूनी झगड़े थे, लेकिन जो आम सिख सैनिक थे, खालसा सेना के जवान, उन्होंने दोनों युद्धों में गजब की बहादुरी दिखाई। चिल्लियावाला और फिरोज शाह जैसी लड़ाइयां उनकी हिम्मत और लड़ने की क्षमता का सबूत हैं। उनकी हार के पीछे शायद रणनीति की गलतियां और, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ हद तक नेतृत्व का धोखा भी जिम्मेदार रहा होगा। तो आखिर में इन युद्धों और स्रोतों से हम क्या समझ सकते हैं? क्या सबक मिलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे घर की फूट, मतलब अंदरूनी कलह और एक मजबूत नेतृत्व की कमी किसी भी ताकतवर राज्य को कमजोर कर सकती है। और बाहरी ताकतों का दखल। बिल्कुल। और कैसे बाहरी ताकतें, जैसे उस समय ब्रिटिश थे, इन कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करती हैं। रंजीत सिंह का साम्राज्य उनकी मौत के बाद इन्हीं दो पार्टों के बीच, मतलब अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दबाव के बीच पिसकर रह गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर रंजीत सिंह के बाद पंजाब को एक स्थिर और एकजुट नेतृत्व मिल पाता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। हाँ, ये सवाल तो मन में उठता ही है।